गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। और लाइट के आज थर्ड वीडियोज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार सिविल कोर्ट और भी जितने तरह के एग्जाम हैं, उन सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है वीडियोज मेरे प्यारे साथियों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपके सहयोग से ही चैनल ये चल रहा है। आपका प्यार और स्नेह जब मिलता है तो बहुत ही अंदर से एक नए ऊर्जा का निर्माण होता है, बहुत उत्साह होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, हमने जो है बीपीएससी और बीएसएससी को मद्देनजर में रख करके और सिविल कोर्ट के मद्देनजर में रख करके जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं। जहां तक बात करें बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में लगभग 30 प्रश्नों का साइंस से वेटेज रहता है। बीएसएससी में 15 से 20 प्रश्नों का साइंस से वेटेज रहता है। और भी जितने प्रश्न हैं अभी देख रहे हैं इस सरकार के सेशन में, जो इस सरकार चल रही है, इस सरकार में साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। और जो है जीके जीएस पर खास करके मेडावल हिस्ट्री, जो मुगल काल हैं और एंशिएंट हिस्ट्री, उनसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साइंस इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक आग्रह है कि यदि आप पिछले वीडियोज नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके सामने ए है। क्या है? तो एंगस्ट्रम इकाई है। सबसे छोटे प्रश्न से आपके लिए शुरुआत किया है। देखिए, पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मैं जो है कहीं घर से बनाकर इसको लाया हूं और एग्जाम में राउंड राउंड घूलते रहता है। आज इस वर्ष इस प्रश्न पूछा गया, अगले एग्जाम में इसी प्रश्न को पूछा जाएगा, फिर ऐसे करके मतलब जो सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट एक लिमिट कोर्स रहता है और उसी लिमिटेशन से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर से जहां से तहां प्रश्न दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं। तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो विषय का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अंतर्गत इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पहले प्रश्न को बनाते हैं और कहता है एंगस्ट्रम इकाई है। तो किसका एंगस्ट्रम इकाई है आप बता सकते हैं। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। यहां पर दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य का या ऊर्जा का, आवृत्ति की या वेग का। सबसे इजी प्रश्न है, आप इसका उत्तर जानते भी होंगे, मुझे पूर्ण सा उम्मीद है। लेकिन फिर भी हमने इस प्रश्न को आपको दिखाने के लिए शामिल किया कि बीपीएससी में ऐसे लेवल के भी प्रश्न होते हैं। ऐसे सारे प्रश्न नहीं होते, लेकिन कुछ 2, 4, 10 प्रश्न जरूर होते हैं। तो एंगस्ट्रम इकाई है मेरे प्यारे साथियों तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य का इकाई क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है, एक एंगस्ट्रम की मान यदि हम बोलें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम का मान। तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? कहता है अगला प्रश्न कि प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है? जो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। हम इतने छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए शामिल किए हैं ताकि आपको अनुभव मिल सके कि इस तरह के प्रश्न को भी पढ़ना चाहिए। यदि इस तरह के प्रश्न को आप नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप मिस करेंगे। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश समय का, गति का, दूरी का या प्रकाश तीव्रता का? तो प्रकाश तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडिला होता है, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है, गति का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस सारे का हम लोग ऐसा मात्रक जान गए। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। इसके बाद भी समय का मात्रक सेकंड होता है, दूरी का मात्रक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर आप याद रखिए कितना होता है, आप जानते भी होंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12 किलोमीटर। लिखने में यहाँ गड़बड़ हो गया, 12 किलोमीटर। और यदि मीटर में पूछे तो इसी को 12 के जगह पर आप इसको कर करके 15 मीटर कर दीजिए। तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर। और प्रकाश वर्ष किसका इकाई है?
तो खगोलीय दूरी का। यहाँ दूरी दिया हुआ है लेकिन हम लोग जानेंगे खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का इकाई, खगोलीय दूरी का ऐसा इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, देखिए बीपीएससी कब 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वाट में? तो किसमें मापते हैं हम लोग आवृत्ति को? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, और आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और एन बराबर क्या होता है? v बराबर इन लैम्डा। तो एन बराबर होता है v बाई लैम्डा, जहां v क्या है? वेग है, और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो v बराबर एन लैम्डा हम लोग जानते हैं, v बराबर एन लैम्डा है ना। और जहां पर एन आवृत्ति हुआ, लैम्डा तरंगदैर्घ्य हुआ और v वेग हुआ, यदि हम एन निकालें तो v बाई लैम्डा हो जाएगा। चलिए ये भी हम लोग समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं, किसका बने होते हैं? सोडियम सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, या जर्मेनियम ऑक्साइड का, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का? 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। तो मेरे प्यारे साथियों यदि हम इसे कहें तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल जो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। और भी यदि कहें तो रेडियो और टेलीविजन के भी जो पदार्थ सामान बने होते हैं वो क्रिस्टल कार्टर्ज जो बने होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ही बने होते हैं। तो याद रखिएगा घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है? SiO2। SiO2 होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र। बढ़िया से यदि इसे लिखें तो SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है? SiO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है कि हर्ट्ज में, देखिए हर्ट्ज में मापा जाता है। पहले पूछा गया कि आवृत्ति मापा जाता है, देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में, और इससे पहले पूछा गया कि आवृत्ति मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। यहां पर प्रश्न को उल्टा कर दिया। तो आपको इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो हर्ट्ज में क्या मापा, हर्ट्ज में क्या माना जाता नहीं, यहां मापा जाता है। यहां पर माना नहीं जाता, मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में हम लोग मापते हैं, और हर्ट्ज आवृत्ति बराबर होता है, हम लोग जाने कि v बराबर एन लैम्डा होता है, तो n बराबर v बाई लैम्डा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास, और दृश्य स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा और इसको ऐसे करें। चलिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम कहने का मतलब दृश्य प्रकाश किसको कहेंगे? जिसको हम अपनी आंखों से सुगमता पूर्वक, सुग्राही पूर्वक देख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और एक एंगस्ट्रम का मान हम लोग अभी पढ़े 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी हम लोग जाने। और एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, याद रखिएगा। और एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की। और दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट कहता है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में, या सूक्ष्म तरंग के रूप में, या कहें विद्युत तरंग के रूप में? किसमें जो होता है प्रवाहित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत जो होता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। किस रूप में? प्रकाश तरंग के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है, कहता है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु, क्या? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कहते हैं, हम लोग एंडोस्कोपी कराने गए थे, है ना, में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब एंडोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यदि आप टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा जानते हैं, हमने बताया भी पिछले वीडियोज में। यदि आप पिछले वीडियोज नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। और यदि मेरे प्यारे साथियों आपको पसंद आ रहा है सारे प्रश्न और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे साथियों अभी हम लोग साइंस सीरीज चला रहे हैं और आने वाले एग्जाम जो हैं बीपीएससी और सिविल कोर्ट और साथ ही साथ बीएसएससी, उस तक हम लोग पहुंचते पहुंचते बहुत सारे वीडियोज कवर करेंगे। करंट अफेयर्स का वीडियोज भी दिया जाएगा आपको। प्रतिदिन सुबह में 6 बजे एक वीडियोज आपको जरूर मिलता है। यदि आप प्रतिदिन एक वीडियोज देखना चाहते हैं तो 6 बजे आप हाजिर रहिए और प्रतिदिन 6 बजे ही आपको मिलेंगे। चलिए, तो एंडोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। और प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन क्या होता है हमने पिछले वीडियोज में समझाया है, जरूर जाकर देखिए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम प्री 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है मृग मरीचिका का कारण क्या है? अब मृग मरीचिका क्या होता है हम इसके लिए लिखकर लाए भी, आपको डिटेल से समझाएंगे भी। और आपके जीवन में गर्मी के मौसम में हमेशा, कभी कभी हर मौसम में, मतलब बरसात में तो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बरसात में भी जब तेज धूप निकलेगी, बहुत तेज धूप, और गर्मी के मौसम में या सड़क पर जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो आपको मृग मरीचिका जो है, मृग तृष्णा देखने को मिलते होंगे। देखिए, इसी प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, उन सारे को हम शामिल भी किए हैं आपके सामने। छोटे छोटे समय में हम आपको इन सारों को खत्म करेंगे। कहता है कि मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है। और मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में से जो बोलिए, दोनों सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, इसी पर डिटेल हम लेकर आए हैं, समझाते हैं आपको एक एक लाइन करके। देखिए, आप पढ़िएगा और फील करिएगा कि क्या ये सही लिखा गया या गलत लिखा गया है। देखिए, आपके जीवन में पर डे जो है एक घटना घटती होगी। चलिए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। देखिए डिटेल से समझते हैं। कहता है कि मृग मरीचिका, मिरेज जिसको कहते हैं, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। होता ऐसा नहीं है, लेकिन एक दृष्टि भ्रम है। क्या लगता है आपको कि दृष्टि भ्रम कहने का मतलब क्या है? कि सड़क पर लगता है कि बहुत सारा, जब सड़क से कुछ दूरी पर आप होते हैं 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, और आगे जब देखते हैं गर्मी के मौसम में तो लगता है कि वहां केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। तो ये दृष्टि भ्रम है, ऐसा होता नहीं, वास्तविक ऐसा नहीं होता है। जब उस फिगर के करीब आप जाते हैं तो ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहता है कि मृग मरीचिका जो है एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्व विहीन जलाशय, मतलब उस जलाशय का अस्तित्व वहां पर नहीं है, लेकिन प्रेक्षक जो है अस्तित्व विहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब या अन्य प्रकार के विरूपण देखता है। मतलब उसको लगता है कि वहां पर जलाशय है, पानी गिराया हुआ है। आप रोजमर्रा के जीवन में आप ऐसा घटना हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। और वस्तु के प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। भ्रम दूर भी होता है, अभी हमने बोला भी। और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। वह विरूपित प्रतिबिंब जो है नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तनांक का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक का क्या? अपवर्तनांक का, वायुमंडलीय अपवर्तनांक का यहां पर हमने क्या बताया था आपको? चलिए आगे भी देखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तनांक या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर कहता है जो आमतौर पर गर्म एवं रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। मृग मरीचिका जो है, मृग तृष्णा जो है, गर्म स्थान पर या रेगिस्तान में हमेशा देखने को आपको मिलती है। जब चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है तब। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट वायु की परतें गर्म हो जाती है तब विरल हो जाती है ना। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा और जब वो गर्म होती है तो विरल होती है।
हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था 2 तरह के माध्यम होते हैं, विरल माध्यम और संघनन माध्यम। विरल माध्यम और संघनन माध्यम। विरल और संघनन क्या होता है, तो ये देखिए ये है पदार्थ के कण, देखिए पास पास आपको दिख रहे होंगे, तो ये हो गया संघनन माध्यम। क्या हो गया, संघनन माध्यम। और विरल माध्यम की बात करें तो जिसके अणु जो है काफी दूर दूर पर होते हैं, तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया संघनन माध्यम। तो जब गर्मी पड़ती है और वहां की वायु जब गर्मी पा करके जब उससे बाष्प जो है, मतलब नमी जो है, आर्द्रता जो है, जब वो सूख करके वायुमंडल में चला जाता है तो वो विरल रूप में आ जाता है ना। तो ही कहता है कि वायु की परतें गर्म हो जाती है और तब वह विरल हो जाती है, क्योंकि उससे जलवाष्प निकल करके बाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में चला गया और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होता है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जो जो हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों तो वह विलंब से अधिक विचलित होता है ना, हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। और क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हमने आपको सिखाया भी है कि जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण के कारण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल से यदि लेकर समझाएं तो थोड़ा सा सादा पेज एक ले लेते हैं और आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। कई स्थितियां हम लेते हैं। यहां पर देखिए एक स्थिति देखिए, ऊपर हमेशा आप मानिएगा कि संघनन माध्यम में, मतलब ऊपर में ट्रिक्स टिक आउट कर दिए, मतलब संघनन माध्यम। एक और स्थिति लेते हैं, ये हो गया संघनन माध्यम और नीचे हो गया विरल माध्यम। हम नीचे विरल माध्यम को क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम यहां पर आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर विरल संघनन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। एक और स्थिति लेते हैं, 3 स्थितियां से हम आपको पूर्णांतरिक परावर्तन को समझाते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान, अब देखिए ये आपतन कोण का मान बढ़ते चला गया तो ये अभिलंब से और दूर होती चली जाती है। और जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है तो ये इस पार चली जाती है, इस पार। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करें तो ऐसे मान लीजिए कि जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो ये इधर की ओर ही रिफ्लेक्ट करने लगती है, इधर की ओर ही। मतलब देखिए आया इधर से ही प्रकाश और लौट गया इधर ही, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में नहीं गया, पूरा का पूरा लौट गया। तो एंडोस्कोप जो है और मृग तृष्णा जो है ये भी अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो समझ गए होंगे टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट प्रकाश जो आया संघनन माध्यम से जितना आया उतना ही उसी माध्यम में लौट जाए तो उसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है मरीचिका का बनना उदाहरण है। देखिए यहां पर मरीचिका का बनना क्या उदाहरण है, तो क्या उदाहरण इसका किसका हो जाएगा, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग तृष्णा बनती है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है, तो समझ सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न को और भी एक तरीके से पूछा गया है कि मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए यूपी यूडीए या एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कहता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करिए। क्या तथ्य विचार करना है, किस तथ्य पर, कि स्थलीय तापन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए अपवर्तन ऑप्शन में रहे या पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहे, ये दोनों यदि रहेगा तो इन दोनों के कारण मृग तृष्णा बनती है, मरीचिका बनती है, मृग मरीचिका बनती है ना। ये दोनों कारण आप ढूंढ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो स्थलीय तापन, हमने अभी बताया कि जब स्थल का तापमान बहुत अधिक होता है तो हवा गर्म होती है
और गर्म होकर के जब उसमें से जलवाष्प वायुमंडल में चली जाती है तो वो विरल रूप में आ जाती है। तो स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, लौटना, तो उससे इन दोनों के कारण जो होता है, मतलब स्थलीय तापन या अपवर्तन के कारण जो होता है मरीचिका बनती है। क्या बनती है? मरीचिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 के कारण मतलब स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन के कारण मृग क्या बनता है? मरीचिका या मरीचिका जिसको कहें या मृग तृष्णा कहें, कुछ भी बोले बात सेम है। IAS प्री 2002 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है एक काटा हुआ हीरा क्यों चकमकाता है? जगमगाता है, चकमकाता नहीं, जगमगाता, जगमगाता, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको पसंद आ रहा है? चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यूपी PCS मेंस 2012, यूपी PCS प्री 1996 का प्रश्न है और यहां पर दिया हुआ है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्या कारण है कि वो जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो किस कारण से जो है काटा हुआ हीरा जगमगाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि हम हीरा की बात करें तो हीरा को इस प्रकार से तराशा जाता है, हीरा को इस प्रकार से तराशा जाता है कि जब उसमें कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसको बाहर निकलने से पहले कई बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद वो हीरा से बाहर निकलता है। तो इसी कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है जगमगाता है। क्या बोले कि हीरा, अब हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, 2.42। और जिसका अपवर्तनांक पिछले वीडियोज में हमने आपको चर्चा भी किया था कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, मतलब यहां बोलने गड़बड़ा गया क्या? देखिए, हमने बोला कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिकतम होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अब हीरा और जल ले लें, हीरा या कांच ले लें, तो इसमें हीरा और कांच इन दोनों में किसमें जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? हीरा और कांच ले लिए तो बताइए आप। तो मेरे प्यारे साथियों, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी? हीरा में या कांच में? तो कांच में होगा। क्यों? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो है हीरा की अपेक्षा कम है। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो हमने इस प्रश्न का सही जवाब क्या ढूंढा? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरा को इस प्रकार से तराशा या काटा जाता है कि उससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उससे बाहर निकलने से पहले उस प्रकाश का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है जगमगाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर देना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको चुनना है। कहता है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। यदि आप हमारे साथ लाइट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियोज में आपको चर्चा की है कि जिस पदार्थ का तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। याद रखिएगा, प्रकीर्णन ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, वाइस वर्सा,
और तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। तो बताइए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहां पर यह ऑप्शन दे रहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले, दीर्घ मतलब बड़ा तरंगदैर्घ्य, ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले, लघु माने छोटा, छोटा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ऐसा है क्या? नहीं, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो ये सही नहीं है। दूसरा चलते हैं, कहता है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। आप बताइए कि जल में प्रकाश की गति कितनी होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, गति कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऐसे बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए किसकी प्रकाश की चाल किस में ज्यादा है, जल में या निर्वात में? तो यहां बोल रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना है। क्या सही है क्या? नहीं, जल की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल 0.75 गुना ज्यादा है कि नहीं? देखिए यदि इसमें 2.25 में यदि 75 जोड़े 0.75 तब जाकर के आ जाएगा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, पहला गलत दूसरा गलत। चलिए तीसरा देखते हैं, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। हाँ बिल्कुल सही है, रेडियो तरंगे जो होती है द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत तरंग धाराओं से उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, सही जवाब है। और चौथा है कि अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का प्रभाव का उपयोग करती है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब समझते होंगे कि जब हमसे कोई ट्रेनें नजदीक आती है तो तेज आवाज में गति उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, और जब कोई ट्रेनें दूर जाती है तो वो कम आवाज मतलब मध्यम आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये किसका कारण है? डॉपलर इफेक्ट के कारण। और डॉपलर इफेक्ट के कारण ही पुलिस लोग जो है अति वाहनों का पता लगाने के लिए लघु रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, लघु रेडियो तरंग के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 और 4 सही मिला हमको, तो 3 और 4 IAS प्री 2002 का प्रश्न है। चलिए ऑप्शन एकदम प्रत्येक ऑप्शन को हमने तरीके से समझाया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब है नेक्स्ट, कहता है यूपीपीसीएस प्री 1994 और यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि एक संकेत दुर्बल होते हैं, एंटीना दुर्बल हैं, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाती है ना, एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ है एग्जाम में, उन सारे प्रश्न को ही आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं, आपको अनुभव मिले कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बातों को पढ़ा जाए, तब जाकर के आप जो है कंटेनमेंट आपको मिलेगी। चलिए इसमें क्या दिया है कि दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है, मतलब आपके आंख के दृष्टिपटल या रेटिना पर चित्र कैसा बनता है। जब हम 10th क्लास पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा, पढ़े भी होंगे आप कि हमारे दृष्टिपटल पर, हमारे आंख के दृष्टिपटल पर, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमने पिछले वीडियोज में आपको समझाया है, जाकर के समझ लीजिए, देख लीजिए। वास्तविक
हमारे आंख के रेटिना पर, हमारे दृष्टिपटल पर, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो देखिए, लेकिन हम लोग को वो सीधा दिखाई देता है। तो हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है? अनुभव के आधार पर हम लोग किसी वस्तु को जो है हमारे रेटिना पर तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम लोग उसको सीधा देखते हैं। देखिए, ये कारण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वह वस्तु के बराबर होता है? नहीं, वस्तु से छोटा बनता है और वह उल्टा होता है। हाँ, ये सही है, उल्टा होता है, लेकिन वस्तु से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। वह वस्तु से छोटा और सीधा होता है। सीधा कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता, रेटिना पर उल्टा बनता है। छोटा तो होता है लेकिन सीधा नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वस्तु से वो छोटा होता है और उल्टा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि वस्तु के बराबर होता है, कभी नहीं, और सीधा होता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? बताइए क्या कारण है? RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और RTS प्री 1994-95 का प्रश्न है। कहता है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, जब हमारे दृष्टि में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सममित प्रतिबिंब बनता है, मतलब सिमेट्रिकल प्रतिबिंब बनता है ना। तो सिमेट्रिकल प्रतिबिंब के कारण ही हम किसी वस्तु की दूरी और उसकी गहराई का पता लगा लेते हैं, सिमेट्रिकल प्रतिबिंब के कारण ही। तो यहां पर दिया है कि दो आंखों का कारण रंग आसानी से पहचान सकते हैं। दो आंखों के कारण रंग जो है आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नहीं, एक आंख से भी यदि एक आंख को बंद कर ले तो क्या हमको रंग नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। एक आंख को बंद कर लीजिए तभी प्रकाश हम देख रहे हैं, और दोनों आंख खोल दे तभी प्रकाश देख रहे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए, इस कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कथन को पहचानना है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। देखिए, मनुष्य ऐसे जो हम लोग अब सर्वे तरंग 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक जब सुन सकते हैं तो 20,000 Hz तक सुनते हैं, लेकिन उतना मतलब जो है सुरीली ध्वनि, मिठास ध्वनि हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता है, थोड़ा ज्यादा तीव्र ध्वनि लगता है। तो हमारा आंख जो है कितना से कितना बीच के ध्वनि को सुग्राही रूप से, मतलब जो है मधुर रूप से सुन सकता है। हमारा कान, आंख नहीं, आंख सुनता है जी, आंख बोला गया है क्या? नहीं, कान। तो हमारा कान जो है 1000 से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुग्राही रूप से सुन सकता है, मतलब सुलभ रूप से, मतलब आपको आनंद आएगा। 1000 से लेकर के 5000। देखिएगा, जब आप मोबाइल सुनते हैं और उसके आवाज को कम कर देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सुनने के लिए कान तक मोबाइल को ले जाना पड़ता है कि नहीं? तो वो सुग्राही नहीं हुआ। सुग्राही वो कि मोबाइल को हम कुछ दूरी पर भी रख लें और हम उसको आसानी से सुन सकें। तो 1000 से लेकर के 5000 Hz तक के जो ध्वनि की आवृत्ति होती उसको जो है हमारा कान सुग्राही रूप से सुनता है। तो ये हो गया जो है 1000, ये सही है, ये सही है। गलत कथन को पहचानना, 1000 से लेकर 5000 तक। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। देखिए, यदि आप मेरे पिछले वीडियोज देखे होंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, है ना?
इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कैसे? हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में कि पीला और हरा रंग के प्रकाश के लिए हमारा आंख जो होता है सबसे अधिक सुग्राही होता है, सबसे अधिक सुग्राही पीला और हरा रंग के प्रकाश के लिए। तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? नहीं, पीले और हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। ये भी तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत मिल गया। और गलत कथन को ही पहचानना था। और भी गलत है क्या? देखिए, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक होती है। मतलब जब आप कोई ध्वनि सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव उसका जो रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। और 1/10 सेकंड के अंदर जब दो ध्वनियां सुनाई पड़ती है तो उसको अंतर हमारा जो है मस्तिष्क नहीं कर पाता है। तो पहली बात हम लोग सीखे कि जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे कानों के ऊपर 1/10 सेकंड तक रहता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड तक होती है। दृष्टि की दृढ़ता मतलब, दृष्टि की दृढ़ता कहने का मतलब कि आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए। जैसे हम यहां अभी चेहरा सटा करके बोल रहे हैं, आप हमारे चेहरा को देखिए और आंख को मूंद लीजिए। 1/16 सेकंड तक हमारे चेहरे का फिगर आपके मस्तिष्क तक पर भरमाते रहेगा, है ना? 1/16 सेकंड तक। तो किसी भी वस्तु का चित्र हमारे मस्तिष्क में 1/16 सेकंड तक बना रहता है। और ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कानों पर जो 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही मिले, ए, सी, डी, लेकिन बी गलत है। हमारा आंख किस प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? तो पीले और हरे रंग के प्रकाश के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग, देखिए कई बार इस प्रश्न को पूछा गया। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? यूपी वाले भाई भी, यूपी वाले मेरे प्यारे साथी भी यदि आप देखेंगे इस प्रश्न को तो गदगद हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न तो आप ही के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कौन दर्शाता है किसी तारे का रंग? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी या उसका ताप? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी तारे का रंग जो दर्शाता है वो दर्शाता है उसका ताप। जितना किसी प्रकाश का ताप होगा वो उतना ही उजला दिखाई पड़ेगा। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है। कोई ज्यादा सफेद तारा दिख रहा है, इसका मतलब उसका ताप सबसे अधिक है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, भोर का तारा, सांझ का तारा या सबसे अधिक गर्म ग्रह। तपांतर की दृष्टि से सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध है, लेकिन जब सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भाग्नि ग्रह या बहन भी कहते हैं, बहन भी, या भोर का तारा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसका ताप सबसे अधिक होता है। तो किसी तारे का रंग मतलब वो ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, भोर में भी, सांझ में भी। तो इसका ताप सबसे अधिक है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है, इसलिए भोर का तारा उसको कहते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? मतलब जो प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है तो उसके विसरण का क्या कारण है? चारों ओर फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हीलियम के कारण, जल वाष्प के कारण या धूलकण के कारण? तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा कि प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, विसरण मतलब फैलना, विसरण मतलब फैलना। तो प्रकाश में, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। यदि वायुमंडल में धूलकण नहीं होता तो वायुमंडल से जो आती है प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो आती है प्रकाश की किरणें, वो चारों ओर नहीं फैलती। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तारे का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से, और प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। किससे? उसके तरंगदैर्घ्य से। अरे भाई क्यों सरक रहे हो? फिर जो है यहाँ मेरे प्यारे दुलारे जो हैं वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे वैसे कर रहे हैं।
चलिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, कितना डर है, पढ़ा भी रहे आपसे, कितना डर है कि आप वीडियो छोड़कर चले भी न जाएं, है ना। क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे छोटे टीचर, मैं तो एक कीड़ा की बातें भी नहीं हूँ, बहुत सारे आज यूट्यूबर बने हुए हैं, तो आप मेरे से जो बेहतर होंगे उन्हीं को देखेंगे, है ना। तो इस कारण बहुत डर लगता है कि आप कहीं वीडियोज को छोड़ भी न दें। इसलिए मैं 100% कोशिश, कोई भी एक टीचर जो है 100% अपना कोशिश देने का प्रयास करता है, मैं भी अपना 100% आपके सामने कोशिश देने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, तो कहता है मेरे प्यारे साथी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, ये बातें जो है सब्सक्राइब का हमेशा माइंड में भटकते रहता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया नहीं किए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए ऊर्जा का संचार है। तो चलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहता है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो किससे? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? तो लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि किस रंग, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? अभी हमने चर्चा भी किया, लंबा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का। और सबसे कम दैर्घ्य किसका, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो बैगनी का। अब हम लोग जानेंगे, आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 7.5 गुने 10 टू द पावर, पॉइंट है यहां, 7.5 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। हम लोग आज तक पढ़ते आए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और कितना होता है ये आज हम लोग जान गए, 7.5 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 4 गुने 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये हो गया लाल रंग का, मतलब रेड का, और ये हो गया बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, और कई बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए, उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? नीले प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में, या पीला प्रकाश में? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर एक हम आपको बातें बता रहे हैं कि ऊर्जा जो होती है, रंग की ऊर्जा, मतलब किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसी भी रंग के, किसी भी प्रकाश का ऊर्जा जो होता है उसके तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ कि E बराबर, हम लोग कहें कि लैम्डा बराबर, चूंकि तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है 1/E, मतलब तरंगदैर्घ्य का उल्टा उसका ऊर्जा होता है। मतलब जिसमें ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी, जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। अब आप डिसाइड करिए, जैसे हम किसी प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, है ना, श्वेत प्रकाश की किरण को जब गुजारते हैं तो यहां से 7 रंगों में ये बंट जाता है। 7 रंग कौन कौन, ये हम आपको बताते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैजनी पिनाला, बैजनी, ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, पीला मतलब येलो हम कहें, और ये हो गया रेड। 7 रंग हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बैजनी, पीना, नारंगी, यहां नीला, नारंगी, ऑरेंज, बैजनी, पीनाला, यहां नारंगी हो गया। 7 रंग हो गए। तो अब देखिए, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा होगा। लेकिन बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है,
क्योंकि प्रिज्म से इसे गुजारने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है, मतलब नीचे की ओर सबसे ज्यादा झुकता है ना। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें कहीं बैगनी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नीला है। तो देखिए बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, और उसके बाद है हरा, हरा लाल पीला, तो ये सब तो होगा नहीं। तो नीला इसमें ऑप्शन में दिख रहा है। यदि बैगनी होता तो हम लोग बैगनी मारते, यदि जामुनी होता तो जामुनी मारते। यहाँ नीला है तो नीला मार रहे हैं, और नीला के जगह यदि हरा होता तो हम लोग हरा मारते। मतलब ये भी नहीं मिलता और हरा सबसे पहले आ जाता तो हम लोग हरा को मारते। तो जान लीजिए कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। मतलब E बराबर 1/λ, मतलब ऊर्जा जो होता है तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले, मतलब क्षितिज से नीचे जाने से पहले तक सूर्य हम लोग को दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त होने से पहले और सूर्यास्त होने से पहले तक और सूर्योदय होने के बाद हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले, मतलब सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कि क्षितिज के समीप, देखिए उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया कि क्षितिज के समीप, क्षितिज कहने का मतलब जब सूर्य डूब रहा है, मतलब सूर्यास्त जब हो रहा है, तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो ये कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्षितिज के समीप जब सूर्य निकल रहा होता है और जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस समय वो वृत्ताकार दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण ही। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फफूंद द्वारा। किसके द्वारा? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, सूर्य के सतह से 400 मीटर से लेकर 400 मीटर, एक मिनट रुक जाइए। तो समुद्र के सतह से 400 से लेकर के 8000, 400 से लेकर के 8000 फीट, 8000 फीट, साफ से लिखें इसको, 400 से लेकर के 8000, 400 से लेकर के 8000 फीट समुद्र की सतह से 400 फीट से 8000 फीट तक जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, मतलब अवरक्त प्रकाश की किरणें से वो ऊर्जा का संचार करते हैं। मतलब यहां पर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, अदृश्य भाग मतलब जो दिखाई न पड़ रहा हो, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं समुद्र की सतह से 400 फीट से लेकर के 8000 फीट के नीचे तक की गहराई तक पाए जाते हैं, और वही जो है सूर्य के प्रकाश के अवरक्त प्रकाश की किरणें के द्वारा ऊर्जा का प्रकाश का संश्लेषण करता है। तो समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कहां करते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो समुद्र की सतह से 400 फीट से लेकर के 8000 फीट के नीचे, सूर्य के सतह से लेकर के समुद्र के सतह से
400 फीट से 8000 फीट तक करके गहराई में पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आप समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज थे ये लाइट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक वीडियो और हम लाइट से देंगे, तब जाकर के लाइट का कंप्लीट आपको जो है प्रश्न मिल जाएगा और कहीं से कोई प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।